मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। सिर्फ 4 लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, तो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होकर कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि बगैर सांप्रदायिकता का तड़का लगाए हुए भाजपा नेताओं की दाल नहीं गलती, या मैं कहूँगी उन्हें खाना हजम नहीं होता। कर्नाटका में आप जानते हैं चुनाव होने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव हैं। 10 मई को चुनाव होगा, 13 तारीख को नतीजे आएंगे। उससे ठीक पहले जिस तरह के जहर से भरे हुए सांप्रदायिक बयान लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, लोकल नेताओं के भी, और इसके अलावा जो उच्च स्तरीय यानी कि नेशनल लीडरशिप, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसमें अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा नेता होने के अलावा बहुत ही एक संजीदा, एक गंभीर जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि देश में जो कानून व्यवस्था है उसको संभालना है। देश के वो गृह मंत्री हैं, इतने जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद भी जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बयान दिया है कि किस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी वापस आती है तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में, कर्नाटका में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, परिवारवाद बढ़ जाएगा, तुष्टीकरण की उन्होंने बात की, और साथ साथ जो आखिरी बात उन्होंने कही वो ये कि दंगों की आग में झुलस जाएगा राज्य। सीधे तौर पर क्या कहना चाहते हैं अमित शाह वो जानते हैं, वो किससे कह रहे हैं वो ये भी जानते हैं, किस वो सांप्रदायिक जो वोट बैंक को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी समय पर बौखलाहट जो उनकी नज़र आ रही है वो साफ तौर पर दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाकर जब वो दंगों की बात कह रहे हैं, तुष्टीकरण की बात कह रहे हैं, तो आखिर क्या कहना चाहते हैं? कौन करेगा ये दंगे? अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में होगी तो दंगे कौन करेगा, तुष्टीकरण कौन करेगा? ये तमाम तो सवाल उठ ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि तेलंगाना में भी उन्होंने जो बयान दिया है अपने आप में कितना विवादित बयान है और बिल्कुल शोभा नहीं देता एक ऐसे व्यक्ति को जो देश का गृह मंत्री हो। उन्होंने ये कहा है कि अगर तेलंगाना में उनकी सरकार बनती है तो 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और आप जानते हैं कि ये आरक्षण समाप्त किया जा चुका है कर्नाटका में। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कर्नाटका में उन्होंने किया मुस्लिम समुदाय के साथ, कि उनका जो रिजर्वेशन है, जिसको वो कहते हैं कि संविधान के खिलाफ है क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता, तमाम बातों को दरकिनार करते हुए कि ये आरक्षण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से दरकिनार करके सिर्फ वो मज़हब की धार्मिक बात ऊपर लेकर आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तेलंगाना में तो 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं तेलंगाना में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और कर्नाटका में किस तरीके से इसका पूरा न सिर्फ कि खामोशी से इस आरक्षण को ख़त्म किया गया बल्कि पूरे तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरा तमाशा, एक पब्लिक स्पेक्टिकल बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझाई जा सके कि किस तरीके से मुस्लिम विरोधी राजनीति कर रही है कर्नाटक में भाजपा। तो ये कोई खामोश तरीके से ये बात नहीं कही गई है। ये दोनों बयान अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बौखलाहट है भाजपा की वो नज़र आ रही है। मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है।
क्या जो जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, जिसका जिक्र मैं अगले कुछ मिनटों में करूंगी आपके सामने, वायर ने भी ये सर्वे छापा है जिसमें तमाम तरह के प्री पोल जो सर्वेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा की जो दाल है वो काफ़ी पतली है, काफ़ी जो उनकी हालत है वो ख़राब है वहाँ पर कर्नाटक में। तो आखिरी जो तुरुप का पत्ता है वो खेला जाए, या मैं कहूँगी कि वो जाना पहचाना कार्ड जो कि भाजपा को लगता है कि हमेशा काम आता है उसको खेला जाए। एक और महत्वपूर्ण बात इससे पहले कि मैं सर्वे पे आऊँ वो ये कि जो कर्नाटका की जो बीजेपी लीडरशिप है वो बाकी हिस्सों से काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि कर्नाटका का जो पूरा कॉम्पोजिशन है, वहाँ की जो जनता है, जो समाज है, वो सांप्रदायिकता को ज़्यादा पसंद नहीं करती, उसे अप्रूव नहीं करती। जाति तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है और है इस चुनाव में भी कर्नाटका के, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर ये जो राज्य है वो उतना बटा नहीं है जितना हम कहें कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, वो उत्तर भारत वो बटा हुआ है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश या उसके आसपास के जो इलाके हैं उनको। तो उसी फॉर्मूला को अपनाने की कोशिश हो रही है कर्नाटका में कि कर्नाटका को भी दूसरा उत्तर प्रदेश बना दिया जाए, लोगों को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए। बीजेपी की जो वहाँ स्थानीय जो नेतृत्व हैं, येदियुरप्पा से लेकर और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि भी सांप्रदायिक नेताओं की नहीं है, और इसीलिए अलग से नेता लाकर BL संतोष से लेकर बाकी तेजस्वी सूर्या से लेकर उनको आगे रखा जा रहा है, सामने रखा जा रहा है। एक तरह से जो लोकल लीडरशिप है उनके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है कि इनके जो बयानात हैं, इनकी जो विचारधारा है उससे पार्टी चलेगी। तो साफ तौर पर अपने आप में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये टकराव है, वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की राजनीति कर्नाटका में होती रही है और किस तरह की राजनीति करने की कोशिश अब की जा रही है, किस तरह से परोसी जा रही है सांप्रदायिकता जो कर्नाटक है वहाँ के लोगों को। और आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ वही राज्य है जहाँ पर हिजाब को बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस में, जिसकी वजह से जो दर्जनों की तादाद या सैकड़ों की तादाद में जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, उन्होंने स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, इम्तिहान नहीं दे पाई, उनके साल ख़राब हुए, कईयों की ज़िंदगी ख़राब हुई। ये वही राज्य है जिसको बाकी पिछले कई लगातार महीनों से पोलराइज करने की, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो अमित शाह जो हैं वो कैंपेन रैली कर रहे थे तरदाल में, बेलगावी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की ये बात हो रही है, और तभी उन्होंने ये तमाम जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, तुष्टिकरण की राजनीति की बात है, ये सब कहा, और ये कहा कि किस तरीके से रिवर्स गियर में चला जाएगा कर्नाटका अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती है, और साथ ही दंगों की बात भी उन्होंने कही। और इसके बाद अब ये बात सवाल आ रहा है कि किस तरीके से ये जिस सर्वे का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि ये पूरी बौखलाहट किस तरीके से नज़र आ रही है। तो ये सर्वे जो है वो साफ तौर पे ये कहता है कि मैसिव एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि बहुत बड़ी लहर नज़र आ रही है, सत्ता विरोधी मजबूत लहर कर्नाटका में नज़र आ रही है, जो भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, भाजपा की नाव को डुबो देना चाहती है। करीब 40,000 लोगों से इस सर्वे में बातचीत की गई है। जो सर्वे वायर ने यहाँ पर छापा है, एडिना नाम का ये संस्थान है जिसने ये सर्वे किया है। 40,000 लोगों से बातचीत की, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि जो बोम्मई सरकार है वो उसको दोबारा चांस, वो दूसरा मौका नहीं देना चाहते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरा परसेप्शन, जो पूरी आम राय बन रही है वो ये कि एक तरह की भ्रष्ट सरकार है, ये करप्ट सरकार है, उसको बदल देना ज़रूरी है। तो ये प्री पोल जो सर्वे किया गया है, ये कनाडा की संस्था है जिसने ये किया है, और जो बता रहा है कि कितनी ज़बरदस्त ये सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है भाजपा के ख़िलाफ़ और मौजूदा मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़, कि पिछले एक दशक में जिस तरीके का पूरा माहौल देखा गया है। एडिना ने ये भी कहा, पूछा लोगों से कि क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, तो 67% वो लोग जिन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि जो बोम्मई सरकार है उसको दूसरा चांस नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो एडिना संस्था है उसने ये कहा कि अभी तक उसने 183 जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं उसका सर्वे किया है, 28 और कंस्टिट्यूएंसी बाकी हैं, उनका भी सर्वे किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि 40,000 लोगों से इन्होंने बातचीत की है, और अलग अलग जाति, धर्म, सांप्रदाय, क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए आबादी के ये सब उन्होंने चुना है। और इसके अलावा जो 16 बूथ हैं हर कंस्टिट्यूएंसी में, उन 16 बूथों से लोगों को उन्होंने रैंडम तरीके से चुना है। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास तरीके से रैंडम अलग अलग जो सैंपल लिए जाते हैं उस तरह से उन्होंने चुना है। और 55% जो लोग हैं
वो हैं मेल और 45% फीमेल हैं। तो ये सर्वे को आप ज़रूर पढ़िए, द वायर पर छपा है डिटेल में सर्वे। सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ फ़िलहाल जो इसकी ख़ास महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि आधे से ज़्यादा लोग दोबारा चांस देने को तैयार नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या यही वजह है कि भाजपा बौखलाहट उसे साफ तौर पर उसकी दिख रही है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि हार नज़दीक है और हार का जो खौफ है, खासकर इतना बड़ा राज्य अगर उसके हाथ से निकल सकता है तो 2024 के चुनाव के मद्देनज़र भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। अजय आशीर्वाद कर्नाटका में मौजूद हैं और लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं वहाँ से। द वायर पर रिपोर्ट्स आप पढ़िए। जी हाँ, तो अजय आशीर्वाद मेरे सहयोगी अपना कागज़ कलम सारे हथियार लेके पहुँच चुके हैं। अब वो कर्नाटका बैंगलोर से बाहर निकल गए हैं। मुझे पता चला कि उन्होंने बताया कि मैसूर में इस वक्त वो हैं। अजय, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत ही जहर से भरा हुआ ये जो पूरा भाषण दिया है अमित शाह ने और जो एक ये उनका वक्तव्य है, इसको ग्राउंड पे किस तरह से देखा जा रहा है, जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर आई तो दंगे होंगे? जी आरफा, उन्होंने, अमित शाह जी ने तो ये कहा है और उससे पहले ये भी कहा है कि अगर मुस्लिम कोटा को जो स्क्रैप किया है बीएस बुम्मई की सरकार ने, वो उसी तरीके का मॉडल वो तेलंगाना में भी लेकर आएंगे। तो एक पैटर्न क्लियरली जो नजर आ रहा है वो है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी भी 28 रैलियां प्लान्ड है यहाँ पर, लेकिन अभी तक अमित शाह के भाषणों का अगर एक पैटर्न पकड़ा जाए तो उसमें लगातार कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं और एक जो हिंदू कंसोलिडेशन की जो बीजेपी की जो नेशनल स्ट्रैटेजी है उसी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व के इश्यूज को जिस तरीके से बुम्मई सरकार आज से 6 महीने पहले बार बार उछाल रही थी, उसका ग्राउंड में कोई भी रेजोनेंस नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसा है कि जो लोकल लीडर्स हैं यहाँ, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बुम्मई हो, चाहे येदियुरप्पा हो या चाहे लोकल एमएलएज हो, वो लगातार दूसरे इश्यूज पे बात कर रहे हैं और हिंदुत्व के इश्यूज को एक तरीके से हल्का दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लग रहा है जहाँ लोकल जो लीडर्स हैं, जो कर्नाटका बेस्ड लीडर्स हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी भी कर्नाटका में ज्यादा है अमित शाह से, वो लोग एक अलग प्लान पर चल रहे हैं और सेंट्रल लीडरशिप वही अपनी हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदू मुस्लिम एजेंडा के साथ लेकिन अजय, इसके पीछे क्या वजह ये भी है? आपने, उम्मीद है कि वो नया सर्वे आपने देखा होगा जो वायर ने भी छापा है, जिसके तहत पूरे तरीके से बताया जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है। सिर्फ सत्ता विरोधी भावना नहीं बल्कि सत्ता विरोधी, भाजपा विरोधी लहर है कर्नाटक में। क्या आपको लगता है कि ये बौखलाहट है, ये आपको लगता है डेस्परेशन है, या वो जाना पहचाना कार्ड है जो लगता है भाजपा को, आरएसएस को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को कि हमेशा काम आ जाता है? तो इस वक्त जबकि भ्रष्टाचार पे इस कदर उनकी सरकार घिरी हुई है, इस सर्वे में भी बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार नंबर 1 वो एक वजह है जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट नहीं करना चाहते। क्या ये डेस्परेशन है, या आपको लगता है कि यही उनका एक तरह से उनकी एक तरकीब या उनकी राजनीति का एक बहुत ही इनसेपरेबल पार्ट बन गया है? ये आपने एक अच्छा फ्रेज यूज किया है, क्या कि एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है। ये मोदी लेड बीजेपी का एक हिंदुत्व और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना, नेशनली जितना भी हम पैटर्न देख रहे हैं वो एक इनसेपरेबल पार्ट जरूर बन गया है। लेकिन कर्नाटका का जो पॉलिटिकल रियलिटी है, इलेक्टोरल रियलिटी है, वो हमेशा से दूसरे स्टेट से थोड़ी अलग रही है। कर्नाटका का जो फॉर्मेशन हुआ है, एक तरीके से देखा जाए वो 4 अलग अलग जो राज्य है वो लिंग्विस्टिक आधार पर कर्नाटका 1956 में बना। चाहे एक तरफ बॉम्बे कर्नाटका है, साउथ बैंगलोर में जो ओल्ड मैसूर का रीजन है, और कोस्टल कर्नाटका जो मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैदराबाद कर्नाटका जो निजाम के अंदर था। ये सारे रीजन्स मिलकर कर्नाटका बना है। तो ये सारे जो रीजन्स है उनके इलेक्टोरल प्रेफरेंसेस, कास्ट डायनामिक्स और सोशल इक्वेशंस, रिलीजियस इक्वेशंस सारे ही अलग है, उनके इंटरेस्ट्स अलग है। इसीलिए एक लार्जर नैरेटिव, एक सिंगल नैरेटिव कर्नाटका में कभी भी चल नहीं पाया। और उसका हम देख भी पाते हैं कि किस तरीके से लगातार कई सारे इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला, सिवाय 2013 के, जब सिद्धरामैया ने एक मेजॉरिटी की सरकार बनाई और 5 साल स्टेबल सरकार दी। हर बार कर्नाटका में
या तो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं या फिर गठजोड़ की सरकार होती है और लगातार एक तरीके से उस गठजोड़ की राजनीति के अंदर अंतर्द्वंद नेताओं के और पार्टियों के बीच में चलती है, जिसमें स्टेबिलिटी को लेकर कर्नाटका के जो लोग हैं वो हमेशा मांग करते हैं कि स्टेबल एक सरकार फाइनली मिले। लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी इस तरीके से है कि वो स्टेबल सरकार कभी हो नहीं पाती है। जहां जहां साउथ बैंगलोर में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के बीच में, साउथ कर्नाटका में जहां जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती है, वैसे ही नॉर्थ और सेंट्रल कर्नाटका में जेडीएस का कोई प्रेजेंस नहीं है, वहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है। तो ये सारे चीजों में तो एंटी इनकम्बेंसी की जो आप बात कर रहे हैं वो जो मैं 2018 में भी आया था, 2018 में इतनी एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही थी जितनी आज दिख रही है। लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी को एक इतना बड़ा फैक्टर बन पाएगा, उस पे आज तक सारे जो यहाँ के एनालिस्ट है, रिपोर्टर्स है या लोग है, वो लगातार करप्ट सरकार है, ब्रह्मई की सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये जानते हुए भी कास्ट और कम्युनिटी डायनेमिक्स के आधार पर ही वोट करने की और एक तरह से मैं कहूँगी एक तरह से ये भारत का दुर्भाग्य भी है कि भारत में ज़्यादातर हिस्सों में आज भी 21वीं सदी में जाति और धर्म के आधार पर वोट डल रहे। मैं थोड़ा सा वापस आती हूँ क्योंकि कार्यक्रम में इसी बात पे करना चाह रही थी आपसे, जो बातचीत मैं कर रही हूँ कार्यक्रम भी इसी पर है कि बीजेपी की जो बौखलाहट है उसकी क्या वजह है। और खासकर अजय, इस बात को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना होगा कि भाजपा जो कर्नाटक भाजपा है वो बाकी जो भारत के हिस्सों की भाजपा है उससे अलग हैं उनके नेता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की इमेज हम देखें, इसके अलावा भी बाकी नेताओं को देखें। आपके आर्टिकल में मैं देख रही थी कि येदियुरप्पा जैसे लोग हैं उनको भी सांप्रदायिकता पसंद नहीं है, और शायद वजह ये भी है कि आमतौर पे जो आम जनता है वो सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करती। उसके बावजूद भी क्यों राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, नेशनल लीडरशिप है, वो क्यों थोप रही है लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, पार्टी काडर के ऊपर इस सांप्रदायिकता को, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल आपने बहुत ही एक कॉन्टेक्चुअल आपने पूछा है। जिस तरीके से अमित शाह जी से बात शुरू की थी, नेशनल लीडरशिप, इस एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है कि बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मुझे पे दिख रहा है उतना उत्साह नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके से भारी तरीके से वो कैंपेन करते हैं, एक कैंपेन माउंट करते हैं, वो ना बैंगलोर में दिखा, ना मैसूर या फिर ना और किसी जगहों में उस तरीके से बीजेपी का ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन ग्राउंड में होता हुआ दिख रहा है। और उसी के बनाम अगर कांग्रेस की कैंपेन देखा जाए तो कांग्रेस, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो इस बार सरकार पलट सकते हैं, तो उनका कैंपेन मतलब एक एक्सेप्शनली एक एनर्जेटिक लग रहा है, उत्साहपूर्ण लग रहा है। तो ये अमित शाह का जो बयान है, मुझे लगता है वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन तो एक तरीके से करता है, मगर उस हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन जो अपना जो बीजेपी का काडर है जो है उसको एक तरीके से उत्साहित करने की एक कोशिश है। और इसलिए भी कोशिश है क्योंकि जो बीजेपी के अंदर फैक्शनलिज्म इतनी ज्यादा है। ये मैंने अपने पुराने स्टोरीज में भी लिखा था कि किस तरीके से बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता है बीएस येदियुरप्पा को उनको लगातार साइडलाइन करने की कोशिश की गई लेकिन हर बार जब चुनाव आते हैं तो उनको फिर से ऊपर लेकर उनको कैंपेन इंचार्ज बना दिया जाता है, क्योंकि टॉप लीडरशिप उनको साइडलाइन तो करना चाहती है, लेकिन ये भी रियलिटी से वो वाकिफ है कि बिना येदियुरप्पा के वो जीत नहीं पाएंगे बीजेपी में। और येदियुरप्पा के और जो मोदी लेड बीजेपी जो है, लगातार ये पिछले 5 सालों में हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह और मोदी येदियुरप्पा को साइडलाइन करने के लिए धीरे धीरे बीजेपी में बीएल संतोष, प्रहलाद जोशी जैसे नेता को इंचार्ज बना रहे हैं, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। और ये जो बीएल संतोष का कैंप जो कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर, उसमें इस तरीके के नेता है तेजस्वी सूर्या, सीटी रवि, नलिन कुमार कटील, अनंत कुमार हेगड़े, ये सारे नेता वैसे हैं जो लगातार एंटी मुस्लिम हेट कमेंट्स बोलते रहते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के स्ट्रैटेजी में नेशनल लीडरशिप के साथ अलाइंड है। लेकिन वहीं पर आप देखें कि बीजेपी जीतती कहाँ है। हम हर इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो बीजेपी से ज्यादा रहता है। फिर भी कांग्रेस, पिछली बार भी ऐसे ही रहा, कांग्रेस को 38% के लगभग वोट आए और
बीजेपी को 36% के वोट के लगभग वोट आए, लेकिन वो 36% का वो ज्यादा सीटें लाती हैं और कांग्रेस 38% होने के बावजूद भी कम सीटें लेकर आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ और सेंट्रल कर्नाटका जो है वो लिंगायत हॉटबेड है और लिंगायत के सपोर्ट पर ही बीजेपी कर्नाटका में जिंदा है। हिंदुत्व के सपोर्ट की वजह से वो जिंदा नहीं है। तो ये बिल्कुल जो अजय, ये आपने लगातार बहुत अहम नेशनल आपने बात कही लीडरशिप है का एक और प्रयास है मुझे कि किस तरीके से बीजेपी को हिंदुत्व की दिशा में कर्नाटका में लेकर जाए और ये जो सोशल जस्टिस और एक कास्ट एंड कम्युनिटी इक्वेशन में जो गढ़ा हुआ जो येदियुरप्पा का बीजेपी है उसको खत्म किया जाए, उसपे वो जो प्रयास के अंदर द्वंद्व उसकी जो बीजेपी इतनी फैक्शनल है कि वो एक नैरेटिव सामने लेकर नहीं आ पा रहे हैं। उसी की वजह से अमित शाह इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, येदियुरप्पा कुछ अलग स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदू मुस्लिम को साथ रहना चाहिए। बोम्मई भी आज आकर वही कह रहे हैं और साथ में पीएल संतोष आज चुप है, वो अभी येदियुरप्पा को अपना काम करने दे रहे हैं। जी हाँ, और अजय मुझे लगता है कि लिंगायत जो कम्युनिटी है उस पर भी एक अलग से कार्यक्रम ज़रूर बनता है। ये विचार मुझे भी आया आपसे बातचीत करते हुए कि दर्शकों को और ख़ासकर जो हिंदी पट्टी का दर्शक है उसको भी समझना ज़रूरी है कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर असर पूरे भारत पर पड़ता है जो भी एक राज्य में होता है। और ये भी अहम सवाल आपसे पूछते हुए रह गया कि क्यों इतना ज़्यादा नाजुक, अंग्रेज़ी में कहें क्यों क्रूशियल माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी और ख़ासकर भाजपा, दोनों के ही भविष्य के मद्देनज़र आप नज़र बना के रखिए। आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। 13 मई तक हम आपके पास लौटकर दोबारा आते रहेंगे और आपसे आपका आकलन जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।